नमस्कार। मैं जाहिद रिमाइंड्स एजुकेशन में आप बीएड, एमएड और पीटीसी के सभी तालीमार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में विगत वर्षों में पूछे गए इस चैप्टर यानी कि पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की चैप्टर 5 ओएमआर एमसीक्यू यानी कि हम आज चैप्टर 5 के आईएमपी एमसीक्यू ओएमआर का डिस्कशन करेंगे। उसका हम बारीकी से समझौते के साथ सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और गहरे ग्लास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि ऑप्शन देखते हैं। ए, वह प्रतीक नहीं बना पाता, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बी, यह अनुकरण नहीं कर पाता, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी, वह व्यापरयपी चिंतन नहीं कर सकता। तो यहाँ एक के जवाब में ऑप्शन सी सही रहेगा और ऑप्शन डी भी यहाँ नहीं आएगा। तो एक के जवाब में आएगा वह व्यापरयपी यानी कि व्यापरयपी चिंतन नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 2, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। हमने चैप्टर 5 के थियरी के लेक्चर में स्कीमाओं के बारे में यानी कि पियाजे ने जो स्कीमाओं की डेफिनेशन दी है उसमें स्कीमाओं का अर्थ पियाजे ने दिया है। स्कीमाओं यानी क्या कि बालक स्कूल में जाता है तो स्कूल जाते समय वो घर पर यूनिफॉर्म पहनता है। वो हर रोज यूनिफॉर्म जाकर पहन के और फिर बाद में स्कूल जाता है। वैसे ही जो बालक है वो हर रोज अपने जूते पहनता है तो उसे जूते पहनने के दौरान हर रोज और रूटीन की वो प्रक्रिया है। तो जूते पहनने के दौरान बालक को उस जूते की तरफ देखना नहीं पड़ता। वैसे ही वो बिना देखे अपने हाथों से अपने पैरों में जूते वो पहना लेता है। तो इसे वो हर रोज की जो दैनिक रूटीन क्रियाएं है वो सब स्कीमाओं में समाविष्ट हो जाती है, यानी उसी को ही रूटीन क्रियाओं को स्कीमाओं कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 का जवाब रहेगा सी, अनुकूलन यानी कि संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है अनुकूलन। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार डैश यानी खाली जगह द्वारा किया गया। तो यहाँ आएगा वाइगोत्स्की ने निजी भाषाओं का प्रतिपादन किया, यानी कि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उस सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किया गया था अथवा किया था। वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन मनोवैज्ञानिक थे। तो प्रश्न नंबर 3 का जवाब रहेगा बी। आगे प्रश्न नंबर 4, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो खाली जगह में आएगा अतः क्रिया। तो प्रश्न नंबर 4 की जवाब में आएगा अतः क्रिया। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है
जिसमें वाइगोत्स्की ने कहा है बच्चा जो है अपने मोहल्लों के मित्रों के साथ शाला या पाठशाला में अपने क्लास या वर्गखंड के या फिर कक्षा के समवयस्क छात्रों के साथ वो अतः क्रिया करता है और अपने समवयस्कों के साथ वो खेलता है और साथ ही साथ समवयस्कों से अतः क्रिया करने के दौरान वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 4 का जवाब रहेगा सी, अतः क्रिया। आगे प्रश्न नंबर 5, कोलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर है। एकदम इजी प्रश्न है। हमने प्रकरण 5 के पार्ट एफ में कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का बारीकी से विश्लेषण किया हुआ है थियरी के लेक्चर में। तो यहाँ रहेगा जवाब ए, यानी कि 3। लॉरेंस कोलबर्ग है, उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के कुल 3 स्तर दिए हुए हैं। तो यहाँ रहेगा 3। आगे समझते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन है। यह कथन किस साइकोलॉजिस्ट या फिर किस मनोवैज्ञानिक का है, वे हमें बताना है। तो ऐसा यहाँ वाइगोत्स्की कहते हैं। तो प्रश्न 6 के जवाब में रहेगा बी, कि एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण यानी कि दूसरों के साथ सामाजिक क्रिया, सामाजिक अतः क्रिया बहुत जरूरी है। बच्चा जो है वो समाज में रहता है, अपने मोहल्लों के मित्रों के साथ, अपने घर के आसपास और स्कूल में या फिर पाठशाला में अपने समवयस्क छात्रों या फिर उसकी कक्षा के छात्रों के साथ अतः क्रिया करता है, सामाजिक अंतर क्रिया करता है। तो इसी तरह एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के संप्रेषण एक महत्वपूर्ण यानी कि दूसरों के साथ की हुई अतः क्रिया महत्वपूर्ण है, यह कथन है वाइगोत्स्की का। तो यहाँ 6 के जवाब में रहेगा बी। प्रश्न नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहानात्मक विकास का मूल कारण है। देखते हैं ऑप्शन। मानसिक प्रारूपों, स्कीमास का समावेशन, बी उद्दीपक अनुक्रिया युन्मन, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और सी संतुलन भी नहीं आएगा। तो आएगा प्रश्न नंबर 7 में डी। यहाँ एक बात सभी बीएड, एमए और पीटीसी के सभी तालीमार्थी है, ये बात आईएमपी नोट कर लीजिए कि जहां भी लेव वाइगोत्स्की आते हैं वहां पहले अपने दिमाग में पेपर के दौरान, या चाहे वो सीटेट पेपर 1 हो या चाहे सीटेट पेपर 2 हो, जहां आप लेव वाइगोत्स्की के बारे में प्रश्न सीटेट में पूछा गया हो, तो एक बात जरूर दिमाग में लाना कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है। इसीलिए लेव वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में कहते हैं कि अथवा तो लेव वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में सामाजिक कारकों में बहुत अधिक महत्व देते हैं और साथ ही साथ भाषा को भी वो महत्व देते हैं और शिक्षक की भूमिका को भी लेव वाइगोत्स्की बहुत महत्व देते हैं। इसलिए जब भी लेव वाइगोत्स्की आए तब सामाजिक सांस्कृतिक शब्द अपने दिमाग में लाना और साथ ही साथ शिक्षक की भूमिका, वयस्कों यानी कि बच्चे से बड़े की भूमिका को भी दिमाग में लाना। तो यहाँ लेव वाइगोत्स्की, ये प्रश्न नंबर 7 का जवाब डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यहाँ एकदम इजी प्रश्न है। हमने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के चैप्टर 5 के पार्ट एफ में बारीकी से समझा था कि हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की समाज में अच्छे
अच्छे बनने की वो कोशिश करेंगे, वाकई में वो अच्छे होंगे, उसका स्वभाव सब उसके बड़े या फिर सब समाज के लोग हर बालक की सराहना करे, उसकी तारीफ करे, वैसा हर बालक चाहेगा। इसलिए यहाँ जवाब रहेगा ए, यानी कि अच्छी लड़की या फिर अच्छा लड़का अनुकूलन। तो प्रश्न नंबर 8 के जवाब में रहेगा ए, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन, क्योंकि यहाँ तारीफ की गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अधिगम का अर्थ है लर्निंग करना, यानी कि पढ़ना, लर्निंग करना। तो आगे देखते हैं ऑप्शन। यहाँ जीन पियाजे के मुताबिक अधिगम का उन्होंने अर्थ पूछा है, तो देखते हैं ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ऑप्शन बी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वर्तन। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो यहाँ सी जो है वो सही जवाब है प्रश्न नंबर 9 का या 9 का। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का जवाब रहेगा सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार वो लर्निंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो उन्होंने अवस्थाएं जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो 4 अवस्थाएं बताई है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षार्थी यानी कि जो बालक है वो अपने पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करे। आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा, हमने आगे प्रश्न में बात की, स्कीमा यानी रूटीन, रोज बरोज की बालक की जो रूटीन होती है, बालक हर रोज यूनिफॉर्म पहनता है, बालक हर रोज अपने पैरों में जूते पहनता है, तो वो इजीली पहन लेता है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो यहाँ जवाब रहेगा बी, समावेशन और समायोजन के रूप में। समावेशन और समायोजन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहम केंद्रित के रूप में करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ लेव वाइगोत्स्की का भी यहाँ जिक्र किया हुआ है। ओनली जीन पियाजे होते तो शायद कुछ बात बनती। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो ये भी नहीं आएगा ऑप्शन। ऑप्शन सी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की खोजबीन मानेगा। नहीं, जीन पियाजे सामाजिक अन्योन्य क्रिया नहीं, यहाँ उल्टा दिया है, ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ लेव वाइगोत्स्की जो होते तो सामाजिक क्रिया आती, मगर यहाँ जीन पियाजे को सामाजिक अन्योन्य क्रिया में रखा गया, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ लेव वाइगोत्स्की के जगह जीन पियाजे होते, यहाँ जीन पियाजे होते तो खोजबीन शब्द योग्य उत्तम रहेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ये एग्जामिनर ने पलट दिया है ये प्रश्न, ये ऑप्शन पलटाई तरीके से पूछा है।
चाहे वो कहीं ना कहीं जो तालीमार्थी परीक्षा देता है उसमें वो ये सी ऑप्शन में कहीं ना कहीं तालीमार्थी गलती कर बैठता है, ये पलटावी तरीके से, ये भी नहीं आएगा। तो आएगा ऑप्शन डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 11 का जवाब है, प्रश्न नंबर 11 का जवाब रहेगा ऑप्शन डी। ये आईएमपी प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे है। तो ये एकदम इजी प्रश्न है। मैंने आगे भी कहा था, जब लेव वाइगोत्स्की कहीं ना कहीं प्रश्न में आए तो मगज या फिर अपने मस्तिष्क में क्या लाना है, सामाजिक कारकों को, भाषा को, शिक्षक की और वयस्क की भूमिका को। तो इसमें कौन सा सबसे सही सटीक ऑप्शन रहेगा? तो फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आपको पूछा गया है। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, ये भी नहीं आएगा। यहाँ सी उचित रहेगा, सहयोगी प्रोजेक्ट, एकदम उचित जवाब यहाँ रहेगा सी, सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि सी में ही सहयोग, यानी बच्चा जो है, बालक जो है, अपनी कक्षा में अपने समवयस्क छात्रों के साथ मिलकर सहयोगी प्रोजेक्ट को अच्छे से उसको पूरा करेगा या फिर अच्छे से उसको हैंडलिंग करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न 13 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे, यहाँ पियाजे को नोट करके पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पियाजे ने, हमने थियरी के लेक्चर में बात की थी, पियाजे ने कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया हुआ है। तो उस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए हमें ये ऑप्शन बारीकी से समझने पड़ेंगे या फिर पढ़ने पड़ेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये तीनों ऑप्शन यहाँ सही लगते हैं। यहाँ पूछा गया है नहीं, यहाँ पूछा गया है नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। खास सीटेट में ये नहीं वाले प्रश्न बहुत आते हैं। तो यहाँ ये तीन तो संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे के सिद्धांत के मुताबिक योग्य है, हमको पूछा गया है नहीं। तो ऑप्शन के प्रश्न नंबर 13 के जवाब में आएगा डी, आएगा डी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। वैसा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने कहीं प्रतिपादित किया नहीं है कि ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ये आईएमपी प्रश्न है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये उपयुक्त रहेगा। आने वाली एग्जाम में दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है सीटेट में पेपर 1 में। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक
पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यहाँ पूछा गया खास नहीं, नहीं सब नहीं पूछा गया है। पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है वैसा पूछा गया है, तो यहाँ रहेगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो 14 का जवाब रहेगा सी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो प्रश्न नंबर 15 के ऑप्शन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं ऑप्शन बारीकी से। यहाँ कोलबर्ग को नोट कर उसके सिद्धांत को नोट कर हमने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। ऑप्शन बी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग, यहाँ सहयोग समर्थन किया है, तो ये उचित रहेगा। 15 का जवाब रहेगा बी, क्योंकि कहीं न कहीं लॉरेंस कोलबर्ग ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक ब्रिज का कार्य किया है, एक संयोग का समर्थन किया है। वे हम चैप्टर 5 के पार्ट एफ में बारीकी से लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में हम समझ गए कि उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर दिए हुए हैं और वहाँ वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का भी वे समर्थन करते हैं और साथ ही साथ नैतिक परिपक्वता जो बालक में उम्र बढ़ने के साथ साथ डेवलप होती है उसका भी वहाँ वो जिक्र बारीकी से करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में जवाब रहेगा बी। आगे बढ़ते हैं, निकटवर्ती विकास यानी कि जेपीडी, निकटवर्ती विकास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये दिया है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की यानी कि जो रशियन साइकोलॉजिस्ट या रशियन मनोवैज्ञानिक थे, वाइगोत्स्की ने ये दिया हुआ है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 में पूछा गया है, आईएमपी प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा आप भी बारीकी से। तो देखते हैं ऑप्शन हम, उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है तो ये भी नहीं आएगा। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये भी नहीं आएगा। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये भी नहीं आएगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ये राउंड है, यहाँ आपको तीन स्तर दिए हुए हैं। तो ये है, एक तो ये हो गया और इसके बाद एक राउंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ है केंद्र बिंदु सीखने का, या ये क्या है, केंद्र बिंदु सीखने का। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ है जेपीडी यानी निकटवर्ती, समवर्ती या फिर निकटवर्ती, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ जेपीडी है, ये क्या है, यहाँ ये जो है ये एरिया है, वहां कुल 3 एरिया है, 1, 2 और 3। जो पहले एरिया है ये, वहां बालक क्या करता है, बालक किसी की सहायता लेकर सीखता है। फिर आता है जेपीडी, जिसमें बालक उस किसी की सहायता को धीरे धीरे कम करने लगता है। यानी कोई बालक है, वो साइकिल सीखना शुरू करेगा तो वो अपने बड़ों की या अपने पापा की मदद लेगा। अब छोटा सा बालक है, उसको साइकिल नन्ही सी ली,
उसने ली है और वो साइकिल सीखना शुरू करता है, तो पीछे से पापा उसको पकड़ेंगे, यानी उसकी साइकिल को पकड़ेंगे चाहे वो गिर ना जाए। फिर धीरे धीरे वो सीखता चला जाता है। तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो सीखता चला जाता है तो अपने जो बालक के फादर है वो साइकिल को अपने हाथों से छोड़ देंगे। तो वही क्या है, वो छोड़ने की क्रिया यानी कि जेपीडी, और ये सीखने का केंद्र बिंदु है। तो इसे निकटवर्ती विकास कहा जाता है, जहां बालक एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 16 के जवाब में रहेगा डी। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के प्रश्न नंबर 70 या फिर 17, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो वो कौन सी अवस्था है? जीन पियाजे ने जो अवस्था दी हुए है, जो 4 अवस्था जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में दी हुए, उसमें कौन सी अवस्था है जिसमें बालक तार्किक चिंतन करना आरंभ यानी भी प्रारंभ करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, वो भी नहीं आएगा। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, तो ऑप्शन बी यहाँ उचित रहेगा। प्रश्न 17 का जवाब रहेगा बी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक धीरे धीरे किशोरावस्था के नजदीक आ जाता है, यानी कि 11 वर्ष है तो 11 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष से किशोरावस्था की शुरुआत हो जाती है। तो उसका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो एकदम परिपक्व हो गया होगा, क्योंकि उम्र अभी ज्यादा है 11 वर्ष से, तो इसीलिए वो तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो प्रश्न नंबर 17 का जवाब रहेगा ऑप्शन बी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। एकदम इजी प्रश्न है। आगे हमने 17 यानी 17वां नंबर के प्रश्न में हमने बात की, इसने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दी हुई है। तो आप समझ गए होंगे कि इस जवाब का प्रश्न रहेगा पियाजे द्वारा। पियाजे ने ही ये 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दी हुई है, यानी कि बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की उन्होंने कहीं ना कहीं बात की हुई है। तो 18 प्रश्न के जवाब में रहेगा डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो अवस्था का नाम आपको बताना है इस प्रश्न के जवाब में। तो प्रश्न डी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ बालक जो होता है वो चिंतन प्रारंभ करता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है? एकदम इजी प्रश्न है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो जवाब में रहेगा विद्यालय एवं कक्षा में। ज्यादा से ज्यादा वहां ही उसकी मानसिक डेवलपमेंट का परीक्षण होगा, प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में, दोनों रूप में, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं? यहाँ बारीकी से पढ़ना है हमें, नहीं है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है, एकदम इजी प्रश्न है। सामाजिक संचरण।
सामाजिक संचरण की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोत्स्की करते हैं, न कि पियाजे। तो एकदम यहाँ नहीं पूछा है तो सामाजिक संचरण 21 का जवाब सामाजिक संचरण रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यहाँ दो क्लू दिए हुए हमें। एक तो सीटेट ने पहला क्लू दिया है, सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों। दूसरा क्लू है एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। 7 से 12 वर्ष तक 7 से 12 वर्ष तक की ये यानी कि लेटर चाइल्डहुड है। क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो ये लेटर चाइल्डहुड, LC लेटर चाइल्डहुड, ये लेटर चाइल्डहुड की बात है। 7 से 12 वर्ष, जहाँ जो बालक जो होता है उसकी सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, वे बात भी सही है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास ने जो विकास के सिद्धांत दिया हुआ है पियाजे ने, उसकी संवेदी क्रियात्मक अवस्था की हमें यहाँ समय अवधि पूछी है, हमें यहाँ बालक के वो इयर्स पूछे गए हैं। तो एकदम इजी प्रश्न है। संवेदी यानी या फिर उसका दूसरा नाम है पेशीय। तो संवेदी अथवा पेशीय क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। तो प्रश्न नंबर 23 का जवाब रहेगा ए। देख जो यहाँ नाम बारीकी से आप नाम को पहले समझो। संवेदी यानी कि कोमल, बालक की कोमल अवस्था, बालक की संवेदी यानी कि पेशीय, जब उसका जन्म होता है तब भी उसको संवेदी या फिर पेशीय क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जीन पियाजे के मुताबिक। यहाँ तो एक उसकी बालक की स्नायु या फिर सब पेशीय एकदम कोमल होते हैं या फिर एकदम एक तरीके से धीरे धीरे वो विकास करते हैं। तो एक तरीके से नाम में ही यहाँ कहीं ना कहीं जवाब छिपा हुआ है। तो जन्म से 2 वर्ष, 23 का जवाब ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 24। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, देखते हैं ऑप्शन, यह संस्कृति आनुवंशिकी के कारण होता है। तो ये भी यहाँ 24 में नहीं आएगा, क्योंकि आनुवंशिकता आ गई। संस्कृति तो ठीक है, मगर आनुवंशिकी का वह अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कहीं जिक्र नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। यह सामाजिक अंतः क्रियाओं के कारण होता है। एकदम ठीक जवाब है, एकदम सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर 24 का जवाब रहेगा बी, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, क्योंकि बालक कहीं ना कहीं अपने मोहल्लों के मित्रों के साथ, स्कूल में अपने कक्षा में समवयस्क छात्रों के साथ, और कहीं ना कहीं वो शिक्षकों और अपने माता पिता के साथ एक सामाजिक अंतःक्रिया करता है। वैसा वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बारीकी से हमें समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 25। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों यानी कि पियाजे ने जो अवस्थाएं दी हुए हैं उसके मुताबिक हमें यहाँ आंसर ढूंढना है। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन, यहाँ सही पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है या फिर गलत नहीं पूछा है, सही पूछा है। प्रश्न बारीकी से पढ़िएगा। तो यहाँ सेंसरी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन ए है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, इसका दूसरा नाम है
सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज भी सेंसरी तंत्रिका तंत्र को कहा है जीन पियाजे ने इंग्लिश में। आगे बढ़ते, ऑप्शन बी प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया और ऑप्शन डी औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो यहाँ 25 का जवाब रहेगा ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। पियाजे के औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था एकदम इजी प्रश्न है। किशोरावस्था का समय हम यहाँ ले लेते हैं 11 से 15 वर्ष, इसमें औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। ये औपचारिक शब्द में ही कहीं ना कहीं क्लू छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं क्लू छुपा है। औपचारिक यानी क्या होता है? किशोरावस्था में जब बालक या फिर बालक प्रवेश करता है तब वो किशोर कहलाता है। तो किशोर में बालक की मानसिक परिपक्वता या फिर मानसिक डेवलपमेंट पूरी तरह हो चुका होता है, इसीलिए यहाँ औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था का शब्द जीन पियाजे उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जवाब रहेगा डी। प्रश्न नंबर 26 का जवाब रहेगा डी, 11 से 15 वर्ष की आयु अवधि तक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, 27 वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, वैसा जीन पियाजे कहते हैं अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। एकदम इजी प्रश्न है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। 28 बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश खाली जगह को जाता है। तो यहाँ रहेगा 28 में पियाजे, डैश में आप लिख लीजिए पियाजे, पियाजे। आगे बढ़ते हैं, वाइगोत्स्की 29 वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द लिया गया है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की साइकोलॉजिस्ट के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में कहीं ना कहीं हमें पूछा है, तो अपने मस्तिष्क में वाइगोत्स्की का नाम आए तो क्या लाना है? हमने आगे भी बात की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जवाब में आप समझ गए होंगे, यही आएगा सामाजिक। एकदम इजी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियग्राम संवेदी प्रेरक, इंद्रियग्राम संवेदी पियाजे के बारे में यहाँ पूछा गया है। संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? देखते हैं ऑप्शन। सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं, सामाजिक मुद्दों तो लेव वाइगोत्स्की में आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे पियाजे में। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तो यहाँ 13 का जवाब रहेगा बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ये भी नहीं आएगा। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियग्राम या संवेदी प्रेरक अवस्था संबंधित रखती है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। तो हम यहाँ प्रश्न नंबर 1 से 30 तक या फिर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 13 तक हमने सभी एमसीक्यू, आईएमपी, ओएमआर विगत वर्षों में पूछे गए ये सभी ओएमआर का बारीकी से अध्ययन किया, उसका हमने यहाँ डिस्कशन किया, बारीकी से समझा। अब इसी चैप्टर के प्रश्न नंबर 31 यानी 31 से लेकर प्रश्न नंबर 66 यानी 66, 31 से 66 यानी 66 प्रश्नों का अगले वीडियो में हम बारीकी से उसका विश्लेषण करेंगे, उसको समझेंगे।
तब तक मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। अगर आपको हमारा यह वीडियो, हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टेलीग्राम चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ जुड़े, ताकि आपको सीटेट की नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके, सीटेट की सभी IMP प्रश्नों के बारे में पता चल सके और विगत वर्षों में सीटेट में पूछे गए सभी प्रश्नों का विश्लेषण की यूट्यूब लिंक भी मिल सके, PDF मिल सके। इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, फेसबुक पेज के साथ भी आप जुड़े। आप इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।